दिल्ली की सत्ता में अपने ही पराये हो रहे हैं और लखनऊ की सत्ता में पराये हो चुके लोग भी गले मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की ये कैसी चाल है जिसके संकेत एक दूसरे के उलट नजर आते हैं। एक ही दिन की इन दो घटनाओं का क्या आपस में कोई रिश्ता भी है? क्या दिल्ली की सत्ता में चल रही तैयारी का पूर्वानुमान लखनऊ की सत्ता को हो गया था, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या मोदी जी के डबल इंजन का मास्टर कंट्रोल अब किसी और के हाथ में चला गया है? नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के एक नए रूप का इशारा करता दिख रहा है। एक ऐसा रूप जहां इंजन तो मोदी जी का हो, लेकिन उसका कंट्रोलर कोई और हो जाए। सत्ता की इस नई राजनीति को समझने के लिए एक घटना तो आप अच्छे से देख और समझ चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। लेकिन जिस वक्त दिल्ली की सत्ता की एक बड़ी कड़ी टूट रही थी, ठीक उसी वक्त लखनऊ में सत्ता की एक कड़ी जुड़ रही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद भरोसेमंद बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह 31 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। 31 महीने, 31 महीने के विरह और मिलन में कोई राजनीति नहीं है, ऐसा ब्रजभूषण कहते हैं। लेकिन अपने राजनीतिक कद के लिए ही जाने जाने वाले ब्रजभूषण और प्रदेश की राजनीति के सर्वोच्च पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, वो भी 31 महीने की खटपट के बाद, बगैर किसी राजनीतिक चर्चा के, बगैर किसी राजनीतिक मायने के, ये तो असंभव के विरुद्ध लगता है। तो फिर संभव क्या है? यही आज हम समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने दो अलग किस्म के संकेत दिए हैं। पहला संकेत, मुद्दों के आधार पर मोदी सत्ता के सामने गंभीर संकट का। और दूसरा संकेत, हर संवैधानिक संस्था और पद पर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व का कब्जा। यानी मुद्दों के आधार पर तो मोदी सरकार का एक दिन भी चलना मुश्किल है, लेकिन पूरे सिस्टम पर पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इतनी मजबूत पकड़ बना ली है कि उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नतीजा भी सामने है, धनखड़ का इस्तीफा। अब आप दो स्थितियों की कल्पना कीजिए। पहली ये कि अगर आज की तारीख में विपक्ष के चलते मोदी सरकार गिर जाए, तो ये ज्यादा बड़ा झटका किसके लिए होगा? मोदी जी के लिए या फिर अमित शाह के लिए? दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए कि अगर जगदीप धनखड़ इस्तीफा नहीं देते और जिस पद पर वो हैं उसके मुताबिक निष्पक्ष ईमानदारी से काम करना शुरू कर देते, तो क्या होता? सरकार की घेराबंदी और उसके गिरने तक की नौबत आ सकती थी। सत्ता बचाए रखने के लिए धनखड़ के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जाता, लेकिन ये काम रातों रात तो हो नहीं जाता। सत्ता रातों रात धनखड़ के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाती भी तो वो खुद एक्सपोज होती। धनखड़ जी अगर अपनी गलतियां सुधारना ही चाहते थे तो उन्हें थोड़ा अड़ना भी चाहिए था। खैर, इन दोनों स्थितियों में संकट में तो मोदी सरकार आती, लेकिन असल मुश्किल अमित शाह के सामने खड़ी होती। मोदी जी तो वैसे भी 75 बरस पूरे कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह के सामने तो राजनीति का उत्कर्ष आना अभी बाकी है, प्रधानमंत्री का पद पाना अभी बाकी है। इसीलिए जगदीप धनखड़ का पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसे राजनीतिक पंडित नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह का काम मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सत्ता की असल ताकत मोदी जी से ज्यादा
अमित शाह के हाथ में है। लेकिन गठबंधन की सरकार में चेहरे के तौर पर शायद मोदी जी की मौजूदगी जो है वो ज्यादा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर भी अमित शाह मोदी जी के बगैर अपनी वास्तविक स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वाया मोदी जी ही पहुंच सकते हैं। इसमें जरा सा भी हेरफेर उन्हें राजनीति से बाहर भी कर सकता है। इसी बीच जब संकट ज्यादा गहराने लगा तो धनखड़ का विकेट गिराकर ताकत का एहसास भी करा दिया गया। लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी का बने रहना अब बिहार चुनाव के नतीजों से भी जुड़ा हुआ है। संघ का दबाव तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बिहार में खेल बिगड़ा तो सहयोगी ही दिल्ली में खेल बिगाड़ सकते हैं। और ये खेल असल में किसका बिगड़ेगा ये भी आप समझ चुके हैं। तो दिल्ली के फ्रंट को संभालने के बाद अब बिहार के जातीय समीकरण को साधने की कवायद तेज हो सकती है, जिसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा बदलाव किया जा सकता है जिसका असर बिहार चुनाव में भी दिखाई दे। उत्तर प्रदेश का ये बदलाव भी कोई छिपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि सवर्ण ठाकुर वर्ग का मुख्यमंत्री राजनीति के मौजूदा समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा और व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ की इक्वेशन अमित शाह के साथ फिट नहीं बैठती। तो क्या सोमवार को दिल्ली के घटनाक्रम का पूर्वाभास लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को हो गया था, या इत्तेफाक से ही सही योगी जी ने अपनी ही बिरादरी के कद्दावर नेता और 6 बार के सांसद बृजभूषण सिंह से 31 महीने बाद उसी सोमवार को मिले जिस सोमवार की रात धनखड़ का इस्तीफा हुआ। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने अमित शाह के मुकाबले योगी की रणनीति भी हो सकती है, जहां योगी जातीय राजनीति में उलझी सत्ता को अपनी बिरादरी के एकता के नाम पर मजबूत करना चाहते हों। इस मामले में दिल्ली दरबार के आगे नतमस्तक हो चुके राजनाथ सिंह से शायद योगी जी को कोई उम्मीद नहीं है। अमित शाह पिछले दिनों लखनऊ में एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्हें मेरा मित्र कह करके संबोधित किया था और ऐसा कह करके उन्होंने बड़ा इशारा दिया था। ऐसे में क्या अमित शाह की ताकत के बढ़ते दायरे में आने से बचने के लिए योगी जी ने बृजभूषण से मुलाकात की। बृजभूषण का कहना है कि वो योगी के बुलाने पर ही उनसे मिलने गए थे। बृजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी सांसद रहे हैं, लेकिन 2023 में महिला पहलवानों के यौन शोषण का जो मामला आया उसने उनके सामने पहली बार बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा किया। इस दौरान भी मोदी जी के साथ उनके रिश्ते कितने प्रगाढ़ रहे, कितने मजबूत रहे, इसका सबूत नई संसद के उद्घाटन के वक्त दिखा, जहां वो मोदी जी के बगल में खड़े नजर आए। इस विवाद से वो बाहर कैसे निकले ये भी किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली की सत्ता कैसे उनके साथ खड़ी रही ये भी सबने देखा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी दूरी बढ़ने लगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरी वक्त में दिल्ली ने उनका टिकट भी काट दिया। इसकी उम्मीद शायद बृजभूषण को बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि कैसरगंज से टिकट उनके बेटे कर्णभूषण सिंह को ही दिया गया, जो फिलहाल सांसद हैं। और बृजभूषण सिंह भी राजनीति के जुमलों के सहारे खुद को दिलासा देते रहे कि जब तक बेदाग साबित नहीं होंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा वो कहते रहे। लेकिन हकीकत शायद ये नहीं थी। टिकट कटने से उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसकी संदिग्धता बढ़ गई। बेटे के सांसद बनने के बाद शायद उन्हें अपनी राजनीति के सिमटने का एहसास होने लगा हो। इस बीच दिल्ली में
मोदी जी से अमित शाह ताकतवर होने लगे, ज्यादा ताकतवर होने लगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों में जबरदस्त जो गिरावट आई, उसका कसूरवार भी दिल्ली लॉबी योगी आदित्यनाथ को मानती है। और ठाकुर वर्ग यानी सवर्ण वर्ग से आने के चलते अब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की कवायद भी तेज हो गई बताई जाती है। इसके पीछे वही पीडीएफ फार्मूला है जो अखिलेश और राहुल का फार्मूला है। जातीय समीकरण और दिल्ली में अमित शाह के साथ जो समीकरण है, उसमें ब्रजभूषण भी क्या किसी दोराहे पर आ गए हैं, ये भी एक सवाल है। अभी तक ये माना जाता था कि बिहार चुनाव के वक्त शायद योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब ना किया जाए। क्यों? क्योंकि बिहार का सवर्ण तबका इससे नाराज हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना का ऐलान करके सवर्णों की नाराजगी का जोखिम तो मोल ले ही लिया। लेकिन दिल्ली ने एक और काम भी किया। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की जांच वाली मुहिम, बिहार में जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चलाया जा रहा है, उसको छेड़ करके विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए असल में नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। जो काम अमित शाह के मंत्रालय को करना चाहिए था, वो काम चुनाव आयोग कर रहा है। वो भी इस तरह कि फाइनल वोटर लिस्ट में बीजेपी का वोट बैंक ही नजर आएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पहली सुनवाई के बाद भी चुनाव आयोग के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे अंदेशा यही है कि चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोप बेमानी नहीं है। 25 जुलाई को प्रक्रिया पूरी भी कर लेगा आयोग, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। लेकिन वहां से क्या निकलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अगर विपक्ष की बात सही है तो क्या बिहार में चुनाव को अमित शाह ने अपने मुताबिक सेट कर लिया है? और अगर ऐसा है तो क्या अब वो चुनावी असर की परवाह किए बगैर योगी आदित्यनाथ पर एक्शन ले सकते हैं? वैसे भी मौजूदा जो राजनीतिक समीकरण हैं, उनमें किसी सवर्ण मुख्यमंत्री को हटाने का जितना नुकसान हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा फायदा पिछड़े या दलित को मुख्यमंत्री बना करके मिल सकता है। बिहार और यूपी में तो फायदा मिल ही सकता है। यूपी में तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राजनीति के आगे सत्ता के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ मौजूदा दौर में बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो क्या मॉनसून सत्र के साथ साथ सत्ता के तमाम समीकरण भी बदलते हुए दिखने वाले हैं? क्या दिल्ली में अमित शाह अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं? और क्या अमित शाह से मुकाबले के लिए ही योगी आदित्यनाथ अब बिरादरी की एकता की खातिर कदम बढ़ा रहे हैं? सिर्फ समीकरणों पर टिकी सत्ताएं और देश की राजनीति क्या लोकतंत्र को भी समीकरण पर ही लाकर टिका देगी? सोचिए, क्योंकि बात आखिर में तो आपसे, हमसे, हम सब से ही जुड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।